राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती में लिखी ये पंक्तियां हैं कि मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, हो भद्र भावोद्भाविनी वह आरती है भगवते सीतापते सीतापते गीतामते गीतामते। लेकिन जिस भारत भारती काव्य रचना में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने ईश्वर से मां भारती की विश्व विजय की कामना की है, उन्हीं मां भारती की मूरत को यदि कहीं लगाया जाता है तो रातों रात उसे भारत में इस समय कुछ जगहों से गायब कर दिया जा रहा है। बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस देश के बच्चों को एक पुराने गीत की पंक्तियां सुनाई जाती हैं कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, उसी धरती पर भारत देश के भीतर ही मां भारती की मूरत को मात्र अपने राजनीतिक फायदे के लिए उखाड़ कर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है। और फिर जब हाईकोर्ट उस मामले पर राज्य सरकार को फटकार लगाता है तो उसका कोई भी जिक्र किसी भी दल के द्वारा सामूहिक रूप से कहीं नहीं किया जाता है। अभी जहां सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकारी अधिकारियों को चेतावनी दी तो विपक्ष ने इसे जनता के बीच कुछ ऐसे पेश किया कि जैसे अब यूपी में ही बुलडोजर एक्शन कभी भी नहीं होगा। वहीं जब पश्चिम बंगाल में हो रही घुसपैठ की चर्चा होती है और उस पर सवाल उठता है और साथ ही सीएए और एनआरसी का सख्ती से अनुपालन करने की बात होती है, उसकी भी चर्चा होती है और उस पर काम होता है, तब भी सिर्फ सत्ता के लालच में देश के बाहरी लोगों को अवैध रूप से प्रवेश देते हुए उन्हें वैध तरीके से भारत का हिस्सा बनाने की फिराक में लगे हुए कुछ लोग चुनाव के दौरान उनका इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि कुछ लोग सत्ता में रहते हुए भी देश की जनता के साथ ही खिलवाड़ करते हैं और अवैध तरीके से बाहर से आए घुसपैठियों को देश का नागरिक बनाने का काम करते हैं। और जब पुलिस इस मामले पर कार्रवाई करती है, एक्शन लेती है, तो सत्ता की लालच में बैठे बरसाती मेंढक जैसे नेता अपनी टर्र टर्र का शोर मचाने लगते हैं। और वहीं अब जब यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो ऐसे में एक पूर्व विधायक को कोर्ट से जमानत मिल गई है जिस पर घुसपैठिए का फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगा हुआ है। आखिर कहां से भारत माता की मूर्ति को हटाने का मामला सामने आया है और कौन है वो पूर्व विधायक जिनकी पत्नी इस समय यानी इस बार यूपी विधानसभा के उपचुनाव में प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रही हैं और साथ ही आज उन्हें किस मामले में जमानत मिली है, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिण भारत के उस मामले की जिसमें भारत माता की मूर्ति को हटाने का काम राज्य सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन चुका है। दरअसल ये पूरा मामला है तमिलनाडु का, जहां के विरुधुनगर जिले में भाजपा के कार्यालय में भारत माता की एक मूर्ति लगाई गई थी। उस मूर्ति को राज्य सरकार के इशारे पर चेन्नई पुलिस ने पिछले साल वहां से हटा दिया था, जिसके बाद जब यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा तो मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में अब सुनवाई करते हुए फाइनल फैसला देते हुए भारत माता की मूर्ति उठाने को एक तरह का अत्याचार करार दिया है और साथ ही कहा है कि मूर्ति को जल्द ही उसके मालिक को वापस किया जाए, यानी भाजपा कार्यालय के सुपुर्द किया जाए। खबरों के मुताबिक असल में हुआ कुछ यूं कि पिछले साल यानी 7 अगस्त 2023 की रात विरुधुनगर जिले में स्थित भाजपा कार्यालय में अचानक पुलिस और राजस्व अधिकारी पट्टा भूमि पर बने बीजेपी कार्यालय में दाखिल होते हैं और बिना किसी पूर्व नोटिस या आदेश के वहां पहले से लगी भारत माता की मूर्ति को हटाने लगते हैं, जिसके बाद काफी बवाल भी होता है और फिर मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचता है, जहां इस मामले की सुनवाई होती है। और फिर कल यानी 13 नवंबर के रोज मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले पर अंततः सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस मामले पर तमिलनाडु सरकार की ओर से दलील देते हुए कहा गया था कि न्यायालय की एक खंडपीठ ने पहले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि किसी भी व्यक्ति या पार्टी को उचित अनुमति के बिना राज्य में प्रतिमाएं स्थापित करने की अनुमति न दी जाए, जिसके बाद सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी करते हुए एक परिपत्र भी जारी किया था। वहीं इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश की पीठ ने कहा, अधिकारियों ने भारत माता की मूर्ति को एक निजी संपत्ति से जबरन हटा दिया है, शायद कहीं और दबाव के कारण।
अधिकारियों की ओर से किया गया यह कृत्य अत्यधिक निंदनीय है और साथ ही भविष्य में कभी इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। हम एक कल्याणकारी राज्य में रह रहे हैं जो कानून के शासन द्वारा शासित है, इसलिए संवैधानिक न्यायालय द्वारा इस तरह की मनमानी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। निजी संपत्ति पर भारत माता की मूर्ति स्थापित करना एक बहुत ही व्यक्तिगत और प्रतीकात्मक कार्य है जो किसी व्यक्ति की अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति अपने होश में गंभीरता से यह तर्क नहीं दे सकता कि किसी की देशभक्ति और अपने देश के प्रति प्रेम को व्यक्त करने से राज्य या समुदाय के हितों को खतरा होगा। अब एक और जहां तमिलनाडु की सरकार भारत माता की मूर्ति को भी राज्य में बैन करने की बात कर रही है और उसी के तहत कार्रवाई भी कर रही है, तो वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के इस कदम को देश प्रेम की भावना के लिए खतरा करार दिया है। वहीं अब बात करते हैं इसी देश प्रेम से जुड़े एक और मामले की, जो कि जुड़ा है यूपी विधानसभा के उपचुनाव से। दरअसल यूपी विधानसभा की जिन 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है, उनमें से एक है राजधानी लखनऊ के पड़ोस में बसी हुई गंगा जी के किनारे पर बसे कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट, जहां से भाजपा ने ब्राह्मण प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं बसपा ने वीरेंद्र कुमार को अपना प्रत्याशी बनाते हुए उन पर दांव खेला है। तो सपा ने इस सीट पर पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी खुद नसीम सोलंकी के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कल यानी 13 नवंबर को एक जनसभा भी की थी, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भाजपा सरकार को घेरा था। वहीं सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के पति और सीसामऊ विधानसभा सीट के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी, जिन पर कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 11 मामलों में उन्हें या तो जमानत मिल चुकी है या फिर वो बरी हो चुके हैं, अथवा पुलिस जांच में फाइनल रिपोर्ट लगाकर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन 7 मामले आज भी लंबित हैं और साथ ही कानपुर आगजनी मामले में तो इरफान सोलंकी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा भी सुनाई है, जिसको लेकर सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी अपनी सजा भी काट रहे हैं और इसी वजह से उन्हें सीसामऊ विधानसभा सीट पर विधायक पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके पश्चात वो सीट खाली हुई और अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। और उन्होंने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका भी पूर्व में दाखिल की थी, जिसको लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन इसके बावजूद भी इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। उसकी वजह है उनके खिलाफ दर्ज अन्य और मामले, जिसकी कार्यवाही अभी भी लगातार जारी है। इन मामलों में दर्ज एक बांग्लादेशी मुसलमान के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले को लेकर कुछ दिनों पूर्व यानी 2 महीने पहले इरफान सोलंकी की ओर से एक जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसको सुनते हुए उसे पूरी तरीके से कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन आज कानपुर आगजनी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी को जमानत दे दी है और अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर भी समाजवादी पार्टी, जो पहले सीसामऊ विधानसभा सीट पर सहानुभूति के बलबूते पर वोट हासिल करने की कोशिश में लगी हुई थी, वो निश्चित तौर पर अब इरफान सोलंकी को कानपुर आगजनी मामले में मिली जमानत को मुद्दा बनाकर इसको भी वोटों के रूप में कैश करवाने का भरपूर प्रयास करेगी। हालांकि अन्य मामलों के लंबित होने और बांग्लादेशी मुसलमान का फर्जी दस्तावेज बनवाने समेत अन्य कई मामलों में जमानत न मिलने के चलते बहरहाल सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी जेल में ही बंद रहेंगे। वहीं सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान लगातार अपने आंसुओं के सहारे ही जनता के दिल में हमदर्दी पैदा कर वोट हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। वहीं अब इस उपचुनाव में मात्र 6 दिनों का समय शेष बचा हुआ है और इस दौरान हर दल की बढ़ी हुई धड़कनों का सीसामऊ की जनता कैसे इलाज करती है, ये तो 20 नवंबर को चुनाव संपन्न होने के बाद 23 नवंबर को मतों की गिनती के पश्चात ही पता चल पाएगा। लेकिन मैं आप सभी कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के दर्शकों से जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु सरकार की ओर से भारत माता की मूर्ति हटवाने और फिर मद्रास हाईकोर्ट की ओर से इस मामले पर सुनाए गए फैसले के साथ साथ सजा काट रहे सपा के पूर्व विधायक हाजी इरफान सोलंकी को मिली जमानत को लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, हमें इस बारे में अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।
फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए और बने रहिए यूपी की तमाम खबरों के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।